बार्बरिक इंसिडेंट हमने पहली बार देखा है। छोटी सी 4 साल की बच्ची के साथ ब्रूटली रेप करके उसका मर्डर कर दिया था। और वो केस आपको ध्यान आएगा इस बात से कि मीडिया में भी चला था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच थी, उसमें ऑनरेबल जस्टिस यू ललित, ऑनरेबल जस्टिस बेला त्रिवेदी, ऑनरेबल जस्टिस रविंद्र भट्ट की बेंच थी। उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी कहा था कि एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। ऐसा कहते हुए उन्होंने उस डेथ कन्विक्ट की सज़ा को कम्यूट किया था। इस लाइन से ये केस फेमस हुआ था। और उस समय बच्ची की माँ ने रिव्यू पिटीशन भी डाली थी कि मेरी बेटी का भी तो फ्यूचर था, उसका क्या हुआ। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिनर का भी फ्यूचर है, वो देखते हुए हम इसकी सज़ा को 20 साल करते हैं। ये न्यूज़ मैंने आर्टिकल पढ़ा। वहीं दूसरी तरफ मैंने न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा कि आसाराम बापू हैं एक, वो 11 साल से जेल में बंद हैं, 2013 में अरेस्ट हुए हैं और अभी उनकी अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग है और उनको अब तक एक बार भी बेल नहीं दी गई। ये दोनों आर्टिकल्स मैंने आमने सामने पढ़े। तो एक साधारण सी बात है, एज एन एडवोकेट ऑल्सो, एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, आपने भी ये दोनों न्यूज़ इकट्ठे सुनी। इन दोनों न्यूज़ में कितना विरोधाभास है, कितना ज़्यादा फर्क है। सो ये दोनों न्यूज़ जब मैंने देखी तो मैंने एक वीडियो बनाई, 1-1.5 साल पहले की बात है, यही फैक्ट को बताते हुए कि हम एडवोकेट्स भी कभी कभी कानून के इस पेचीदगियों को सुन के, कानून के ये केसेस देख कर हम खुद भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है देश में। तो आम आदमी क्या सोचेगा, आम आदमी कैसे समझेगा। तब मैंने ये बात अपनी वीडियो में उठाई थी और उसके बाद से फिर आसाराम बापू के जो पैरोकार है वो मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स लेकर आए। मैं उस समय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में थी और वहाँ पे मेरा मैटर था, तो वो मुझसे स्पेशली टाइम लेकर आए कि आपने ये बात उठाई है, ये हमें भी लग रहा है कि कभी कोई इंडिपेंडेंट एडवोकेट ने ये बात उठाई है। क्योंकि आज तक आसाराम बापू को मैं एज सच सिर्फ इस तरह से जानती थी कि हाँ कोई हैं जो कि प्रवचन करते हैं, लेकिन कभी मैंने आज तक कभी आसाराम बापू के आश्रम में कभी विजिट नहीं किया, ना मैं उनको कभी जानती थी। मेरी फैमिली इस्कॉन से जुड़ी हुई है और मैं परम पूज्य माऊली जी एक कथाकार है महाराष्ट्र में, उनको मैं उनके सत्संग में मैं जाती हूँ और इस्कॉन से मेरे मम्मी पापा जुड़े हुए। तो एज सच आसाराम बापू से मेरा कोई लिंक नहीं था, ना कभी आज तक मैं उनके आश्रम में गई। दिल्ली में मैं रहती हूँ, वहाँ कभी मैं गई नहीं। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप एक बार केस पेपर्स देखिए, तो सारे केस पेपर्स वो मेरे पास लेकर आए। जोधपुर का केस है एक और एक अहमदाबाद का केस है, दोनों केस पेपर्स मेरे पास लेके आए। एंड यू कैन नॉट बिलीव कि वो पेजेस जो केस पेपर्स थे दे वर रनिंग इन थाउजेंड्स, 9,000 से ज़्यादा पेजेस थे। बहुत मुश्किल था मेरे लिए पढ़ना, बिकॉज ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस करते हैं उनको टाइम तो बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है। यहाँ भी आज मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया सबने कि आप प्लीज़ टाइम निकालिए, तो मैं किसी तरह टाइम निकाल के आ पाई। तो उस समय 9,000 जब पेजेस मेरे सामने आए, मैंने पढ़ना शुरू किया। उसमें विक्टिम के स्टेटमेंट्स, एविडेंस, यानी एविडेंस मतलब जो भी गवाहों के बयान होते हैं, और साथ में क्योंकि जोधपुर के केस में जजमेंट आ चुकी थी तो जोधपुर की जजमेंट की कॉपी थी। अहमदाबाद की जजमेंट तब तक नहीं आई थी, 1 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ। और सब एविडेंस के सब कागज़ मेरे सामने थे। एंड व्हेन आई read those documents, I was shocked as an advocate, not as a human being. As an advocate, I was shocked. और मैं आपको यहाँ ये भी बताती हूँ कि आप किसी भी एडवोकेट जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो क्रिमिनल साइड में, अगर आप वो पेपर्स किसी ऐसे क्रिमिनल एडवोकेट को जो प्रैक्टिस करते हो ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, आप उनको वो पेपर्स पढ़ा दीजिए, वो भी मेरी तरह ही शॉक हो जाएंगे। एक साधारण अगर हम बात करते हैं रेप केस की, तो जायज़ सी बात है, मैं खुद भी एक वुमेन हूँ और मैं खुद भी जब मैं इस फील्ड में आई तो ऑब्वियस ही बात है कि मैंने, आप मेरा कार्ड भी अगर देखेंगे, मेरे कार्ड पे लिखा है कि मैं पॉक्सो केसेस के लिए, विक्टिम्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फाइट करती हूँ। आप सोचिए, मैं वो एडवोकेट बात कर रही हूँ जो मैं पॉक्सो विक्टिम्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हेल्प करती हूँ। और ऐसे एडवोकेट के पास जब पेपर्स आए तो मैंने जब वो पेपर्स देखे तो मुझे प्राइमा फेशी देखते ही समझ में आ गया, अरे ये कैसी स्टोरी है। क्योंकि देखो, अगर आप नेचुरली नॉर्मली अगर कोई आप केस सुनते हैं, आसाराम बापू के केस के बारे में सब लोग जानते ही हैं, फर्स्ट इंप्रेशन यही आता है कि रेप केस है, सज़ा तो होनी ही चाहिए। रेप केस का नाम सुनते ही हर व्यक्ति के दिमाग में आता ही है कि सज़ा होनी ही चाहिए, क्योंकि एक
होता ही है कि एक बच्ची के साथ या एक औरत के साथ, एक महिला के साथ ये सबसे घिनौना क्राइम है। और इवन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी कहा है कि आप किसी का मर्डर कर दो, उससे ज़्यादा अगर आप किसी का रेप करते हो तो उसकी अंतरात्मा मर जाती है, ये उससे बड़ी बात है। प्राइमा फेशिया दिमाग में सबके यही आता है। लेकिन एक एडवोकेट कागज़ देख के बताता है। एक एडवोकेट ये नहीं देख के सुन के बताएगा कि हाँ ये रेप केस है, इसमें सज़ा होनी ही चाहिए। एक एडवोकेट हमेशा कागज़ देख के बताता है। और मैंने भी जब सारे कागज़ देखे तो मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों शॉक हुई। मैंने उसमें देखा कि जो विक्टिम ने उसमें स्टोरी बताई है वो एडमिसिबल है कि नहीं, ये बात की बात है। लेकिन हमारे कानून में दो तरीके से कोर्ट में देखा जाता है कोई भी क्राइम। एक होता है एडमिसिबिलिटी, यानी ये क्राइम जो भी सब एविडेंस है ये एडमिसिबल है या नहीं है। दूसरा देखा जाता है कि क्या ये एक्सेप्टेबल है। आप समझ रहे हैं, देयर इज डिफरेंस बिटवीन एडमिसिबल एंड एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल का मतलब होता है कि क्या ये पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है, क्या ये प्रॉबेबल है कि ऐसा हो सकता है। प्रोबेबिलिटी का एंगल भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट्स, हर कोर्ट ने देखना होता है। आप सिर्फ इस बात से नहीं कि एक लड़की ने कोई बात बोल दी कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा क्राइम हुआ है, या तो उस केस में कोई आई विटनेसेस हो, या फिर ऐसा कोई मेडिकल एविडेंस हो, या फिर कोई इंजरीज बोल रही हो। लाइक मैंने आपको शुरू में जो केस बताया जिसमें 4 साल की बच्ची का मर्डर हो गया, या फिर कोई ऐसा केस जिसमें निर्भया जैसा केस हो गया, जहाँ पर ऐसा केस जहाँ पे इंजरीज अपने आप में बोल रही हैं कि बच्ची के साथ में अत्याचार हुआ है। अगर ये सारी चीज़ें सामने नहीं होती हैं तो क्या चीज़ सामने होती है? लड़की का बयान। अगर मेडिकल इंजरीज या आई विटनेसेस नहीं होते तो फिर क्या होते हैं? सर्कमस्टेंसेस। हमारी लीगल लैंग्वेज में हम बोलते हैं सर्कमस्टेंसेस स्पीक इन एब्सेंस ऑफ अदर एविडेंसेस। सो सर्कमस्टेंसेस में नंबर 1 एक तो लड़की का स्टेटमेंट होता है। अब बाकी के सर्कमस्टेंसेस क्या बोल रहे हैं कि ये घटना हुई है कि नहीं हुई है, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, कि क्या ये घटना प्रोबेबल भी है। अब मैं आपको वो घटना बताती हूँ जो कि लड़की ने बताई है और वो जो मैंने पढ़ी है, एविडेंस से मैं आपको बता रही हूँ। उसमें जो विक्टिम का स्टेटमेंट है, विक्टिम का ये कहना है कि मैं आसाराम बापू के छिंदवाड़ा के गुरुकुल में पढ़ती थी। और मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, लेकिन करेक्ट बता रही हूँ एज पर द डॉक्यूमेंट्स। मैं छिंदवाड़ा के गुरुकुल में पढ़ती थी और मुझे वहाँ की जो वार्डन है उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत का साया है, इसलिए तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए तुम्हें बापू से जाकर मिलना चाहिए। इसके बाद से जो हॉस्टल की वार्डन है उन्होंने लड़की के पेरेंट्स को फ़ोन किया कि आप आइए और बच्ची को लेकर जाइए, बापू से मिलवा लीजिएगा। पेरेंट्स आते हैं गुरुकुल, मम्मी पापा दोनों, और विक्टिम को लेकर जाते हैं पहले अपने घर पे, पहले अपने घर शाहजहाँपुर लेकर जाते हैं। उसके बाद से घर ले जाने के बाद से वो फ़ोन करते हैं एक साधक को जिसका नाम है शिवा। उसको फ़ोन करते हैं कि हमें बापू से मिलना है, बापू कहाँ है। शिवा ने कहा दिल्ली में जाकर मिल लो। फैमिली 4 दिन बाद दिल्ली आती है और फिर उसके बाद से दिल्ली में बापू नहीं मिलते हैं। वहाँ पर शिवा उनको कहता है आप जोधपुर जाओ, जोधपुर में मनाई आश्रम में बापू रुके, वहाँ पर जाके आप मिलो। पेरेंट्स के साथ विक्टिम जोधपुर जाती है। जोधपुर में जाने के बाद से विक्टिम और विक्टिम की फैमिली वहीं पर रुकते हैं और विक्टिम ने खुद वहाँ पर कहा है कि 100 लोग थे वहाँ पर। जब वो पहुँची उसके बाद से रात को वहाँ पर सत्संग का प्रोग्राम हुआ, ये विक्टिम के खुद के एविडेंस में है। उसके बाद से उसने रात को जो इंसिडेंट बताया, इंसिडेंट में विक्टिम का ये कहना है कि मेरे पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा के साथ मुझे बापू ने मिलने के लिए कुटिया में बुलाया। उसका नाम, वो प्लेस ऑफ अक्रेंस को वो कुटिया बोल रहे हैं। पेरेंट्स के साथ में विक्टिम वहाँ पर गई है बापू से मिलने के लिए, और वहाँ पर विक्टिम के स्टेटमेंट के अनुसार, एज एन एडवोकेट आई एम टेलिंग यू, आप ये मत सोच के चलिए कि आसाराम बापू का केस है। आई हैव ऑल्सो नॉट लुक्ड एज एन केस ऑफ आसाराम बापू। नो मैटर हु इज़ द पर्सन, हु इज़ द एक्यूज पर्सन, जनरल आप केस देखिए। पेरेंट्स के साथ बेटी रूम में मिलने आती है एक्यूज के, आई विल कॉल एक्यूज एंड विक्टिम। पेरेंट्स के साथ जब बेटी एक्यूज से मिलने आती है तो एक्यूज कहता है कि आप
मम्मी जो है वो आपकी बाहर बैठ जाए, आप अंदर आ जाओ मेरे साथ मिलने के लिए। पापा भी बाहर बैठ जाएंगे, जब उनकी इच्छा है पापा चले गए, पापा थोड़ी देर बाद चले गए। एंड द मदर ऑफ द विक्टिम, जो विक्टिम की मदर है, वो 1.5 घंटे तक उस रूम के बाहर बैठी है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ हॉल, ओके। अब ये तो बंद हॉल है, एसी रूम है, वहाँ पर एक कुटिया है, और कुटिया के इतनी बड़ी नहीं है कुटिया, वो कुटिया के बिल्कुल बाहर पे मदर बैठी हैं, और मदर की बेटी अंदर एक्यूज के साथ है 1.5 घंटे तक। मदर इज सिटिंग आउटसाइड, मदर अलग नहीं है। और उसके बाद से विक्टिम जब रूम से बाहर आती है, विक्टिम बाहर आके मदर को बोलती है चलो यहाँ से, बापू अच्छे इंसान नहीं है, ऐसा विक्टिम ने मदर को बोला। अब मदर ने पूछा ही नहीं बेटी से कि क्यों कह रहे हो तुम बापू के बारे में, ऐसा क्यों बोल रहे हो कि जो बापू हैं वो अच्छे इंसान नहीं है। मदर ने कोई डाउट नहीं किया, विक्टिम की स्टेटमेंट के अनुसार मदर ने कुछ डाउट नहीं किया। उसके बाद से वो अगले दिन रुके वहाँ पर। अगले दिन रात को रुकने के बाद से सुबह, जो कि जहाँ पर वो रुके थे फार्म हाउस में, फार्म हाउस के मालिक के साथ में नाश्ता किया, उनके बच्चों को जो 100-200 रुपये देते हैं जाते समय, विदा करते समय, वो दिया। उसके बाद से फार्म हाउस का जो मालिक है वो उनको रेलवे स्टेशन तक छोड़ कर आए। और उसके बाद से जो विक्टिम और उसकी फैमिली है वो डायरेक्ट शाहजहाँपुर नहीं गए अपने घर, वो पहले जोधपुर से गए जयपुर, जयपुर से गए दिल्ली, दिल्ली से गए शाहजहाँपुर, इतना लॉन्ग रूट लेके। अदरवाइज जोधपुर से शाहजहाँपुर का शॉर्टेस्ट रूट है, वहाँ से नहीं गए, वो लॉन्ग रूट जयपुर दिल्ली से होते हुए गए अनएक्सप्लेन्ड। घर जाने के बाद भी 2 दिन तक कोई कंप्लेंट नहीं किया। 2 दिन बाद ऐसा स्टेटमेंट है विक्टिम का। अभी मैंने एक्यूज साइड कोई कहानी नहीं बताई है, मैं आपको रॉ स्टोरी बता रही हूँ विक्टिम की। अब विक्टिम का कहना है 2 दिन तक घर में कोई बात नहीं करी, ना विक्टिम ने पेरेंट्स से करी, ना पेरेंट्स ने विक्टिम से करी कि क्या हुआ ऐसा कि तुमने कहा कि बापू अच्छे नहीं और आ गए हम। 2 दिन तक नो टॉक्स। 2 दिन बाद विक्टिम ने अपने पेरेंट्स को बताया, और फिर उसके बाद से स्टोरी ये कहती है कि पेरेंट्स ने फ़ोन किया कि अब हमें बापू से मिलना है दिल्ली में, दिल्ली में मिलना है, उनसे बात करनी है, वहाँ पर उनका सत्संग चल रहा है। दिल्ली गए, बापू नहीं मिले। अब दिल्ली में रामलीला मैदान में उन्होंने एफआईआर कर दी, 0 एफआईआर। नाउ दिस इज द रॉ स्टोरी। अब बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में नेचुरली आए होंगे। अगर आप इस केस को, आसाराम बापू को हटा के एक नॉर्मल इंसान की तरह आप इस स्टोरी को अगर सुनेंगे कि अगर आपके कोई फ्रेंड है या आपके कोई फादरली फिगर है, उनके ऊपर ऐसे एलिगेशन होते हैं, तो आप इस स्टोरी में देखिए कहीं से भी आपको प्रोबेबिलिटी लग रही है। और इस केस में सेक्शंस क्या लगाए हैं, इस केस में सेक्शंस कोर्ट ने लगाए हैं, पुलिस ने जो लास्ट में लगाए हैं वो सेक्शंस हैं गैंग रेप के सेक्शन, नंबर 2 है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सेक्शन। अब इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग इस तरह से दिखाया है कि बिकॉज हॉस्टल से वार्डन ने लड़की को बापू के पास भेजा, इसका मतलब ये ट्रैफिकिंग हुई है लड़की की। अब ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है, एक किसी लड़की बच्ची को खरीदना बेचना फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल पर्पस, उसके लिए लड़की को बेचना। अब यहाँ पे वो लड़की ऑलरेडी उनके आश्रम में पढ़ रही है, उनके गुरुकुल में पढ़ रही है, और उनके पेरेंट्स को बुलाया गया है, पेरेंट्स बेटी को लेकर गए हैं। क्या ये ट्रैफिकिंग कहीं से भी लग रहा है? क्या ये लड़की को बेचा गया है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सेक्शन कैसे हो गया? नंबर 2 गैंग रेप का सेक्शन। गैंग रेप क्या होता है कि अगर मोर देन 2 पर्सन्स किसी के साथ में अगर रेप कमिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड गैंग रेप। अब यहाँ पे गैंग रेप बनाने के लिए जो पुलिस और कोर्ट का वर्जन है, ट्रायल कोर्ट का जो वर्जन है, ट्रायल कोर्ट ने जो कहा है वो ये कहा है कि क्योंकि इसमें बाकी लोगों ने असिस्ट किया है, वार्डन ने, वहाँ पर एक शिल्पी और एक शरद नाम से है जो गुरुकुल के लोग हैं, उन्होंने असिस्ट किया है, और साथ में शुरू में नाम शिवा का भी था जिसने कि भेजा था फ़ोन करके। इन्होंने असिस्ट किया है, इसलिए असिस्ट करते हुए ये भी गैंग रेप है, क्योंकि वो रेप नहीं कर रहे लेकिन असिस्ट कर रहे हैं। अब आप बताइए कि क्या अगर कोई किसी लड़की को किसी से मिलने के लिए भेजता है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर अपनी फ्रेंड को मिलने भेजते हैं किसी एडवोकेट के पास या किसी डॉक्टर के पास, आप बोलते हैं इस डॉक्टर के पास जाना, तुम्हें ये प्रॉब्लम है ना, इस डॉक्टर के पास चले जाना, और फिर आप डॉक्टर के पास आपकी फ्रेंड चली जाती है। वहाँ पर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन, हुएवर बी द पर्सन, डॉक्टर, एडवोकेट, कोई भी बिजनेसमैन, कोई पर्सन, वहाँ पर उसके साथ में अगर रेप कमिट हो जाता है, तो क्या
आपके ऊपर गैंग रेप की धारा लगनी चाहिए कि आपने असिस्ट किया है, आपने असिस्ट किया है, आपने अपनी फ्रेंड को भेजा है? नॉट प्रोबेबल, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। लेकिन यहाँ पर गैंग रेप का सेक्शन इसीलिए लगा है क्योंकि गुरुकुल में शिल्पी और शरद ने कहा कि आप बापू के पास मिलने लेके जाओ, और अगर किसी को रेप करना होगा, नंबर 3 पॉइंट, अगर किसी को रेप करना होगा तो क्या वो इस तरीके से इतना लंबा प्रोसीजर करेगा कि पहले वो ऐसी जगह पर बुलाएगा जहाँ पे ऑलरेडी 100 लोग मौजूद हैं, जहाँ सत्संग चल रहा है, और क्या वो माँ बाप को बोलेगा कि बेटी को लेकर आओ? आप एक जायज़ सी बात सोचिए कि अगर किसी के माइंड में रेप कमिट करने का इंटेंशन आया है, क्राइम में 2 चीज़ें होती हैं, नंबर 1 इंटेंशन सबसे पहले माइंड में आता है, देन वो क्राइम कमिट होता है। दीज आर 2 इंग्रेडिएंट्स ऑफ एनी क्राइम विच इज़ कॉल्ड मेंटल एलिमेंट, देन एक्टस, यानी आपने क्या एक्ट किया। अगर किसी के माइंड में रेप कमिट करने का आया है तो क्या वो पेरेंट्स को बोलेगा कि बेटी को लेकर आओ, या वो ये चाहेगा कि ऐसी कोई परिस्थिति हो कि पेरेंट्स ना हो? आप बताइए, दोनों में से क्या होगा? सेकंड चीज होगी कि नहीं? ऐसी परिस्थिति वो क्रिएट करेगा ना, अगर उसके पास इतनी पावर है कि वो परिस्थिति क्रिएट कर रहा है तो वो ऐसी परिस्थिति क्रिएट करेगा कि पेरेंट्स ना हो। व्हाई वुड ही कॉल द पेरेंट्स अलोंग विद द विक्टिम टू रेज द डाउट? और यहां पर ऐसा हुआ है कि पेरेंट्स को बोला गया है कि पेरेंट्स बेटी को लेकर आए। नंबर 5 पॉइंट, अगर एक्यूज्ड को यानी आसाराम बापू को रेप कमिट करना होता उस लड़की, पर्टिकुलर लड़की के साथ, तो वो ऑलरेडी उनके गुरुकुल में पढ़ रही थी। ये तो फैक्ट सबको मालूम है, दैट इज ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट। उनके गुरुकुल में ऑलरेडी पढ़ रही है, दैट मीन्स ही हैज़ ऑल दो सर्कमस्टेंसेज। उनको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है सिचुएशन, उनके पास सिचुएशन ऑलरेडी फेवरेबल थी। लाइक अगर आपका कोई स्कूल है, आपके स्कूल में कोई है ऑलरेडी, तो आपके पास ऑलरेडी सिचुएशन है कि वहीं पर आप कर लोगे, या फिर आप इतना लंबा प्रोसीजर करोगे कि पहले पेरेंट्स को बुलाओगे ऐसी जगह पर जहाँ पर ऑलरेडी 100 लोग हैं। तो ये एक प्रोबेबल कहानी नहीं लगती है। नाउ 6th पॉइंट, अब यहाँ पर जो डिले हुआ है 4 डेज का, वो डिले अनएक्सप्लेन्ड है। कभी भी कोई इंसिडेंट के लिए अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो ऐसा कहा गया है कि आप जितना डिले करते हैं उतना आपके ऊपर ये शक जाता है कि आपकी स्टोरी बिलीवेबल नहीं है, और वो भी ऐसे केसेस में जहाँ पर कि सिर्फ स्टेटमेंट ही है विक्टिम का, नथिंग एल्स, नो अदर एविडेंस। तो ऐसे केस में 4 डेज का डिले अनएक्सप्लेन्ड है। ये रीज़न अनएक्सप्लेन्ड है कि जोधपुर से वो जयपुर क्यों गई। और मैं आपको केस के फैक्ट्स बताऊं डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, तो डिफेंस ने इसमें विटनेस भी पेश किया है जयपुर के एक वकील का, जो जयपुर का एक वकील कहता है कि जोधपुर से पहले फैमिली हमारे पास आई थी केस की बात करने के लिए कि हमें केस करना आसाराम बापू पर, हम कैसे करें। वो वहाँ पर सक्सेस नहीं हुए तो वापस फिर घर गए शाहजहाँपुर। देन दे वेंट टू दिल्ली, और दिल्ली में जाकर 0 FIR करी है। और उन विक्टिम की स्टोरी के अनुसार 4 दिन तक कोई मम्मी पापा से बात नहीं हुई, लेकिन डिफेंस विटनेस एक वकील कह रहा है कि मेरे पास वो अगले ही दिन आ गए थे जयपुर में कि केस फाइल करना है, एंड दिस इज बीइंग हिडन बाय द प्रोसिक्यूशन साइड। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये तो मैंने आपको एक जनरल प्रोबेबिलिटी का एंगल बताया जो एक नॉर्मल इंसान को भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे एविडेंसेस की बात करूँ, डिफेंस एविडेंस की बात करूँ, प्रोसिक्यूशन एविडेंस की जो लैक्यूनाज है उनकी बात मैं आपको बताऊँ, तो डॉक्यूमेंट्स पढ़ के मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप कोई भी क्रिमिनल एडवोकेट के पास फाइल लेकर जाइए और आप पूछिए कि क्या इस केस में गैंग रेप और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सेक्शंस मेड आउट होते हैं, इवन रेप के भी सेक्शंस मेड आउट होते हैं कि नहीं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि जब इनिशियली दिल्ली में 0 FIR विक्टिम ने की थी, उस समय दिल्ली में उसने कहीं भी रेप वर्ड नहीं बोला था, 376 के कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं बोले थे, एंड द वर्ड विच शी अटर्ड, मैं आपको वर्ड भी बता देती हूँ, उसने बोला था छेड़छाड़। छेड़छाड़ वर्ड बोला था उसने, उसके स्टेटमेंट में है, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं। उसके बाद दिल्ली में ही उसका 164 का स्टेटमेंट हुआ था। 164 स्टेटमेंट इज बिफोर द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट होता है, उसमें भी उसने रेप के इंग्रेडिएंट्स नहीं बोले थे। ये सारी कहानी जो इम्प्रूव हुई थी, वो सारी कहानी हुई थी जोधपुर में जाकर इम्प्रूव। ऑल थैंक्स टू DGP अजय लांबा, जिन्होंने एक दिन पहले ही FIR दिल्ली से आई नहीं थी जोधपुर तक, विक्टिम भी नहीं पहुंची थी, एक दिन पहले ही DCP लांबा ने अपनी टीम के साथ जाकर
मौका मुआयना कर लिया था, वहाँ पर वीडियोग्राफी भी कर ली थी। उनकी बुक ये साफ कहती है कि वहाँ पर उन्होंने वीडियोग्राफी कर ली थी। एंड नेक्स्ट डे विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ और उसके बाद से विक्टिम के स्टेटमेंट इतना अच्छा बन गया कि शी सेज कि मुझे ये भी याद है कि इस टेबल पर ये सामान रखा था, यहाँ पर एसी था, यहाँ पर गीज़र था। लेकिन दिल्ली के किसी स्टेटमेंट में, दिल्ली में 3 स्टेटमेंट्स हुई थी, 1 बिफोर द NGO, 1 बिफोर द पुलिस, 1 बिफोर द मजिस्ट्रेट। तीनों स्टेटमेंट्स में इतनी डिटेल स्टेटमेंट थी ही नहीं। ठीक है, डिटेल नहीं थी, कोई बात नहीं, लेकिन रेप का भी इंग्रेडिएंट्स नहीं थे, सिर्फ छेड़छाड़ था। और इस केस के बाद जब मैंने अहमदाबाद का केस देखा, अहमदाबाद का केस देखकर तो मैंने, क्योंकि ये जब डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद मानव बुद्धदेव चैनल ने मुझे कॉल भी किया था कि मैम आपने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए तो हम चैनल पे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। वहाँ पे बहुत लोगों ने कमेंट्स में बहुत क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने सब क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि मैं बता सकूँ। उस समय तो मैंने बहुत डिटेल में जोधपुर केस का बताया था, अहमदाबाद केस की भी उस समय बात आई थी, तब तक कन्विक्शन नहीं हुई थी। और उस समय तो मैंने ये कहा था कि इतना फिट केस है एक्विटल का, बिकॉज अहमदाबाद में 12 साल बाद एक लड़की ने आके कहा है आफ्टर 12 ईयर्स। कैन यू इमेजिन? आज आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मोर देन 40 ईयर्स तो मैक्सिमम लोगों के हो चुके हैं। आप एक बार इमेजिन कीजिए, आज कोई आके आपको कह देता है कि 12 साल पहले जब ये यंग थे ना, तब इन्होंने मेरे साथ में ऐसा ऐसा क्राइम किया, और वो डेट भी नहीं बताती है। मार्क माई वर्ड्स, देयर इज नो फिक्स डेट। हाउ विल यू डिफेंड योर केस जब आपको पता ही नहीं है? आप खुद को उस जगह पर रख कर देखिए कि आपके सामने एक केस आता है, 12 साल बाद कोई आपकी कॉलेज की फ्रेंड आके बोल देती है कि 12 साल पहले इन्होंने मेरे साथ में ऐसा क्राइम किया था। अब आप बताइए, वकील के पास जाके आप क्या बोलोगे? वकील तो कहेगा डेट बताओ, उस समय आपकी ढूंढते हैं, आप उस समय कहाँ थे? आप कहोगे जी विक्टिम ने तो डेट ही नहीं बताई। अब आप डिफेंस कैसे करोगे अपना? आप क्या कहोगे कि मैं उस समय कहाँ था? अहमदाबाद के केस में यही फैक्ट्स हैं। लड़की ने एक बार बोला कि उस समय गुरु पूर्णिमा का दिन था, बाद में एक स्टेटमेंट में बोला नहीं गुरु पूर्णिमा के 2 दिन बाद हुआ था, फिर बोला नहीं गुरु पूर्णिमा के 2 दिन पहले हुआ था। नो डेट, नो डेट। और 12 साल बाद कोई एविडेंस भी नहीं हो सकता कलेक्ट, कोई विटनेस भी नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ विक्टिम का स्टेटमेंट। और डिफेंस साइड से मालूम है कौन डिफेंस साइड से स्टेटमेंट देने आया था? उस लड़की की खुद की सगी बहन, रियल सिस्टर ने आके कहा कि मेरी बहन झूठ बोल रही है कि मैं आश्रम में थी, बंद थी, मेरे साथ ऐसा हो रहा था, लेकिन डर की वजह से मैं नहीं आ पा रही थी। बहन कहती हम तो खुद उसको बोलते थे कि चलो घर, उसने बोला कि मुझे घर नहीं जाना, और वो प्रवचन करती थी। वो तो आश्रम में 2-3 दिन ही आती थी, अदरवाइज फुल टाइम वो प्रवचनकार थी, वो जगह जगह पे वो प्रोग्राम्स करती थी। एंड वो अपने एरिया के गांव में भी आती थी जहाँ पे उसका घर था। रियल सिस्टर बोल रही है। लेकिन उस केस में भी अहमदाबाद की ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन कर दी। सो आई वॉज वेरी शॉक्ड। इवन मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ, क्रिमिनल एडवोकेट से आप डिस्कस कीजिए केस, वो भी शॉक हो जाएंगे। और ये आने वाले समय के लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में अगर देखो कोई एक जजमेंट होती है, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट ये आसाराम बापू का केस है, ऐसा आप मत सोचो कि जब कभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई और मैटर जाएगा तब कोई ऑपोजिट वकील इस केस की नज़ीर देगा। यू नो, वी प्रेजेंट द साइटेशंस बिफोर द कोर्ट। हम ऐसा कहते हैं कि जी इस केस में ऐसा हुआ था ना, तो इस केस में भी ऐसा फॉलो करो, इस केस में ऐसा हुआ तो इस केस में फॉलो करो। तब किसी व्यक्ति के केस में यही केस फॉलो होगा और कहा जाएगा कि जी आसाराम बापू के केस में तो 12 साल का डीले पे भी कन्विक्शन हो गई थी, तो आप इनके केस में भी करो। तब क्या होगा? अगर इस तरह से केसेस होने लग जाएंगे, कन्विक्शन होने लग जाएगी कि 12-12, 20-20 साल बाद कोई भी आके कह देगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। अगर ऐसे केसेस में कन्विक्शन होने लगेगी तो देश में उन रियल विक्टिम्स के साथ कब न्याय होगा जिनके साथ ब्रूटल सच में रेप होता है, जिनको रेप के साथ मर्डर भी कर दिया जाता है। और इसी डिसबैलेंस को देखते हुए मैंने इंडिपेंडेंटली जब इस केस को देखा, तब मैंने ये आवाज़ उठाई थी कि यहाँ पर तो अन्याय हो रहा है। और आपको मालूम है अहमदाबाद के केस में ट्रायल कोर्ट ने ये कहा कि अगर ये केस एक नॉर्मल किसी व्यक्ति का होता ना, तब हम सोचते कि हाँ 12 साल बाद कैसे किसी ने कर दिया केस, लेकिन क्योंकि ये आसाराम बापू का केस है इसलिए कोई बात नहीं।
इसीलिए कोई बात नहीं, 12 साल का केस है, बिकॉज वो इतने बड़े पोजीशन पर थे, उनके आश्रम में मीडिया वाले आते थे, उनके आश्रम में पुलिस वाले आते थे, उनके आश्रम में बड़े बड़े नेता आते थे। देयरफॉर 12 साल का डिले हम यहाँ नहीं देखेंगे। ये ट्रायल कोर्ट ने कहा है अपनी जजमेंट में, कन्विक्शन में। कितनी स्ट्रेंज बात है, यानी कि आसाराम बापू की तरह इस देश में कितने बड़े लोग हैं, कितने बड़े बड़े नेता भी हैं जिनके घर में आए दिन पुलिस आती है, कितने बड़े बड़े अफसर हैं, डीएम हैं। तो इसका मतलब उन सबको आज डर के रहना चाहिए। और उसके बाद से कोर्ट कहेगी कि बिकॉज यू आर एट अ बिग पोजीशन और वो छोटी पोजीशन पे है, इसलिए डीले को हम नहीं देखेंगे, एविडेंस भी नहीं देखेंगे, जो वो बोल रही है वो हम मान लेंगे। क्या ये एक्सेप्टेबल है? इसीलिए अहमदाबाद की जजमेंट और जोधपुर की जजमेंट, दोनों की कन्विक्शन के ऑर्डर्स और दोनों केस के जो एविडेंस मैंने पढ़े हैं, यहाँ तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है। मैंने जो अपनी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था, आप जाके उस वीडियो में देख भी सकते हैं। आप अगर चैनल खोलते हैं फाइट फॉर योर राइट बाय RM मिश्रा एंड कीर्ति आहूजा, वो आप चैनल अगर खोलते हैं तो उसमें आपको मिलेगा कि मैंने बहुत ही डिटेल्ड में अहमदाबाद की जजमेंट का फ्रॉम एन एस्पेक्ट ऑफ एन एडवोकेट लीगल एनालिसिस किया है। अहमदाबाद की जजमेंट का, जोधपुर की जजमेंट का भी आप वहाँ पे जाकर अगर डिटेल देखते हैं उस चैनल पर, तो आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे जो आपको कभी किसी ने बताए नहीं होंगे। क्योंकि क्या होता है, कोई हाई प्रोफाइल केस होता है तो सिर्फ इतनी बात होती है, अरे अरे बच्ची के साथ हुआ है, सजा दे दो। लेकिन अंदर फाइल में क्या है ये बात भी जाननी चाहिए। और कन्विक्शन दोनों ट्रायल कोर्ट ने किया है, बट दोनों ही केस में अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हाई कोर्ट की नज़र में ये सारी चीज़ें आएँ और हाई कोर्ट इस केस में, दोनों ही केस में एक्विटल करेगी, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज एज पर द लीगल एंगल, जो भी हमारे देश में लॉ है, उस लॉ को अगर ठीक से फॉलो करते हैं तो हाई कोर्ट में ये दोनों केस में उन्हें बरी होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे आपको बहुत शॉर्ट में दोनों केस का एनालिसिस बताया है। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, लीगल सवाल, यानी कि कोई भी अगर केस से संबंधित, क्योंकि मैंने केस के फाइल्स पढ़े हैं, एविडेंस से संबंधित, कन्विक्शन से संबंधित, आगे की लीगल रेमेडी से संबंधित, लीगल एंगल से जो भी आपका सवाल है आप एक एक करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैडम आपने जो इतनी सारी बातें बताई, जब आसाराम बापू जी का केस चल रहा था तो उस वक्त तो जो लॉयर थे जो उनके केस, उन्होंने ये सारा मुद्दा क्यों नहीं उठाया? उठाया होगा डेफिनेटली, ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने नहीं उठाया, लेकिन मीडिया में नहीं उठाया। देखो, जब कोई केस ट्रायल में होता है, नंबर 1 तब मैटर सब जुडिस होता है। तो जो लॉयर्स कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे थे, जरूरी नहीं कि उन्होंने वो बात मीडिया में बोली हो, क्योंकि उस समय सब जुडिस था मैटर। में इतनी बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने कोर्ट में उठाया है, बिकॉज आई हैव सीन द फाइल, मैंने एविडेंस देखे हैं, कोर्ट में ये सारी बातें उठाई हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने डिफेंस के विटनेसेस को, डिफेंस के एविडेंस को, डिफेंस की कोई भी बात को, ये सारे लैक्यूनास जो प्रोसिक्यूशन के हैं काफ़ी हद तक उठाए हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उनको कंसिडर नहीं किया है। सो यही इसी वजह से तो अपील में हाई कोर्ट में मैटर है। हालांकि कुछ 1-2 पॉइंट रह भी गए हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि देखो, हर वकील का सोचने का एक नज़रिया होता है। हर कोई भी आप केस किसी वकील को देंगे वो अपने एंगल से सोचेगा, पर इनके केस में भी ऐसा नहीं है कि उठाया नहीं कोई पॉइंट, लॉयर्स ने उठाए हैं, कुछ पॉइंट रह भी गए हैं, लेकिन वो सारी बातें अब जो है अपीलेट कोर्ट में, हाई कोर्ट जो है सब बातों को देखे, ऐसी मेरी उम्मीद है। अभी जो आपने बोला, जो आश्रम सीरीज 2 में आया था, जो आपने जो बताया वो पेरेंट्स को लड़के को लेके गया था वो, हाँ। और आपने वो भी बताया कि एडवोकेट के पास गए, तो वो डर के मारे एडवोकेट ने वो केस नहीं लिया होगा, ऐसा नहीं? अगर ऐसी बात है तो प्रोसिक्यूशन ने ये छुपाया क्यों? अगर ऐसी बात है तो प्रोसिक्यूशन ने ये बात क्यों छुपाई कि वो जयपुर गए थे? उन्होंने तो कहा कि 4 दिन तक विक्टिम ने पेरेंट्स को बताया ही नहीं है, उनकी स्टोरी तो ये कहती है। ये तो डिफेंस ने ये बात लाई कि जयपुर के एडवोकेट से मिलने गए थे। अगर ऐसा होता कि डर की वजह से वकील ने मना किया है तो ये फैक्ट प्रोसिक्यूशन के लिए तो फेवर में था, प्रोसिक्यूशन ने क्यों नहीं उठाया? और कई लोग ऐसे डर के मारे बाहर भी नहीं आए, क्योंकि हमला होगा, ऐसा होगा, ऐसा। कौन लोग नहीं बाहर आए? अरे दूसरे जो है सबको मालूम है कि जो हमला हुआ है, साक्षियों पे हमला क्यों हो रहा था? देखो, जो ये वाला जो मैटर है कि हमला जो हो रहा था, वो अभी तक भी इन्वेस्टिगेशन में ये साबित कहीं से नहीं हुआ है, कोई एविडेंस मेरे सामने नहीं आया है। अगर आएगा तो मैं स्टडी करती हूँ कि वो किसने करवाया था। अभी ये अनकंक्लूसिव है, वो अनकंक्लूसिव है। वो कहीं से भी देखो, एविडेंस इस साइड से भी हो सकता है, उस साइड से भी हो सकता है। और इस तरह के आपने कई जगहों पर, आप तो खुद पत्रकार हैं, आपने देखा भी होगा कि इस तरह के बड़े केसेस में ऑपोजिट साइड भी इस तरह की चीज़ें करते हैं जिससे कि ऑपोजिट साइड पे
नाम आ जाए, तो वी कांट से विदाउट एनी एविडेंस। इस पे जब तक कि कंक्लूसिवनेस नहीं आती है, किसी मुद्दे पर पुलिस कोई रिपोर्ट नहीं देती है, कोर्ट कोई फैसला नहीं देती है, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते ना कि किसने करवाया, क्यों करवाया। मैडम, जो आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर रही थी, हाँ। मेरे ख्याल से उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आप बोले कि 2 दिन तक या 4 दिन तक विक्टिम से, मतलब लड़कियों से उसके पेरेंट्स ने खुद बातचीत नहीं की। मीन्स कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं करेगा ना। डेफिनेटली अगर हम अगले ही दिन रिटर्न हो रहे हैं तो क्या वजह है रिटर्न होने की, वो उन्हें तुरंत तो जानने की इच्छा रहेगी पेरेंट्स की। जो वो मेरे ख्याल से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई ना कोई होगा उनसे ताल्लुकात, इसीलिए वो नहीं। सेक्शन लगा है। हाँ, सेक्शन ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये होता है कि आप किसी लड़की को, बच्ची को, महिला को, आप बच्चों को बेसिकली आप इधर से उठा के कहीं बेच रहे हो। तो यहाँ पर बेचने का कहाँ है एंगल, बताइए। वो जो पेरेंट्स लेके गए वो पूछे क्यों नहीं तुरंत ऑन द स्पॉट? मेरा भी तो ये है, पेरेंट्स को दे दिया तो बेचने का सवाल ही खत्म। वो पेरेंट्स भी हैं, ऐसा नहीं भी हो सकता है। इसलिए पेरेंट्स को वो सेक्शन बताया लगाया कि बच्ची जो है वो बीमार है, इसीलिए आप इनको बापूजी से मिलने ले जाओ। अब पेरेंट्स की चॉइस है, वो ना लेके जाते, वो क्यों लेके गए? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल उनकी चॉइस थी। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है कि आप लड़की को उठा ले गए, आप लड़की को उठा ले गए, कहीं बेच दिया। कहीं से भी लिंक कैसे हो रहा है इस मैटर से? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। बिकॉज अगर पेरेंट्स को बोला कि देखो आपकी बच्ची कई दिन से बीमार है, आप इसको ले जाओ गुरुकुल से, आप अपने घर ले जाओ, और फिर जब आपको लगे आपको बापूजी से मिलवा लो, इतना ही तो कहा था। कोई फोर्स नहीं था, कोई कंपल्शन नहीं था, ना उसके पीछे कोई सर्वेलेंस लगाई थी पेरेंट्स के पीछे कहाँ जा रहे हैं, कुछ ऐसा कहीं फैक्ट नहीं आया ऐसा। तो जो इनके डिफेंस लॉयर में थे वो उन्होंने इन सेक्शंस को हटवाने के लिए कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं किया। ट्रायल कोर्ट में बनता है क्योंकि हाई पोजीशंस के आदमी हैं, इनके पास वैसी पावर्स भी थी, वैसे आउटसोर्सेज भी थे, तो इनके लॉयर्स को तो बिल्कुल डेफिनेटली उठाया चांस मिलना होगा, चाहिए। बिल्कुल उठाया है। डिफेंस लॉयर्स ने काफी सारे पॉइंट्स सुप्रीम उठाए। कोर्ट का जजमेंट मैम गलत नहीं होता, लोगों की उम्मीद रहती है हाई कोर्ट सुप्रीम से हारने कोर्ट के का बाद भी, भी सुप्रीम कोर्ट हाँ, पे डिपेंड रहते हैं लोग। सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट नहीं आया है, ट्रायल कोर्ट की कन्विक्शन हुई है, अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आएगा। अभी तो हाई कोर्ट में पेंडिंग है ना, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई फाइंडिंग नहीं दी है। इवन इफ अगर 1-2 बार कोई मैटर बेल में गया भी है तो एवरी टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम मेरिट्स पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। मेरिट्स का मतलब होता है केस के फैक्ट्स पर। अभी हाई कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या ट्रायल कोर्ट ने जो कन्विक्शन किया है वो सही है या नहीं है। अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अभी आप प्रेस से क्या उम्मीद रखी है, जो हमको यहाँ पे बुलाया है, तो प्रेस से आपकी क्या उम्मीद? देखिए, आपको ध्यान होगा, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल पूछा है। आपको याद होगा कि 13 साल पहले जब ये केस फर्स्ट टाइम आया था, तब प्रेस की क्या भूमिका थी? तब प्रेस ने अपनी भूमिका निभाई थी कि नहीं? तब प्रेस ने मैटर को हर दिन चलाया था, बिल्कुल। लेकिन तब तो कुछ कोर्ट का कोई डिसीजन भी नहीं था, कोई फैक्ट सामने थे भी नहीं। पूरी स्टोरी को पिक्चराइज, विजुलाइज करके दिखाते थे। आई हैव सीन दैट टाइम। और रोज मीडिया में चलता था, रोज मीडिया में चलता था कि नहीं? तब आपको किसने बुलाया था? लेकिन तब मीडिया में प्रॉपर ट्रायल चल रहा था, साइड बाय साइड कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, मीडिया में भी ट्रायल चल रहा था। तो आज अगर कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि मीडिया को नहीं पता हैं और अब पता चल रहे हैं, तो मीडिया की क्या उस समय जो जिम्मेदारी थी, क्या आज जिम्मेदारी नहीं है? अगर उस समय मीडिया को लगा कि आसाराम बापू एक्यूज थे और उस समय उनको लगा कि विक्टिम के साथ गलत हुआ है, तो मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन आज अगर मीडिया को निष्पक्षता से लगता है कि यहाँ पर आज की स्टेज में आसाराम बापू कहीं विक्टिम तो नहीं है, क्योंकि बहुत बार, कई बार ऐसे केसेस आते हैं सामने, 20 साल बाद जाके पता चलता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद एक्विटल हो जाता है। 20 साल बाद तब जाके पता चलता है कि वो तो उसने कुछ क्राइम किया ही नहीं था, क्योंकि एक कोर्ट का निर्णय फाइनल नहीं होता, ट्रायल कोर्ट का। बहुत सारे केसेस हाई कोर्ट से पलट दिए जाते हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद एक्विटल हो जाता है। तब मान लीजिए आज आसाराम बापू को हाई कोर्ट से एक्विटल मिल जाता है, मान लीजिए, तब ये 13 साल कौन लौटाएगा उनके? कौन वो जो उन्होंने जेल में बिताया समय, वो समय कौन लौटाएगा? जो मीडिया ट्रायल चला वो कौन लौटाएगा? तो मीडिया की अगर उस समय जिम्मेदारी थी तो आज भी जिम्मेदारी है। आपको आपको ध्यान होगा एक और केस उत्तर प्रदेश का, चिन्मयानंद जी का, उन पे भी रेप का केस था। क्या आप में से मालूम है किसी को कि उनको एक्विटल हो चुका है? बहुत कम लोगों को मालूम होगा, क्योंकि मीडिया एक्विटल नहीं दिखा रही है। मीडिया उस समय वो केस दिखाती है जो कि हो गया, लेकिन उसका एंड क्या हुआ वो भी मीडिया को दिखाना चाहिए। ऐसे फैक्ट्स भी दिखाने चाहिए दोनों तरफ से, क्योंकि देखो, मैंने मानव बुद्धि चैनल पर भी ये बात बोली थी कि अगर कोई दोषी है डेफिनेटली वो छूटे नहीं, लेकिन अगर कोई निर्दोष है तो वो फंसे नहीं। ये हमारे देश में कानून है और होना ही चाहिए।
अगर इस दृष्टि से कोर्ट्स चलती हैं तो ही किसी को न्याय मिल पाएगा, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि विक्टिम जो कोर्ट के या पुलिस के पेपरों में जिनका नाम विक्टिम है वही विक्टिम में है, वही विक्टिम है। कई बार एक्यूज साइड भी विक्टिम होते हैं अगर फॉल्स केस हो जाए तो। इसीलिए जिम्मेदारी आज आपकी ये बनती है कि जो सही फैक्ट्स हैं वो भी आप दिखाएं। मुझे याद नहीं आई है और मैं 13 साल पहले भी नहीं थी। मैंने जैसा आपको शुरू में भी बताया कि एज ए लॉयर मैंने ये केस पढ़ा था न्यूज़ आर्टिकल में, ये दोनों आर्टिकल साथ साथ छपे थे। मोहम्मद फिरोज़ वाला केस जो मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट से कम्यूट हुआ, दूसरी तरफ इनका केस था। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो रिलीज़ करी कि एक लॉयर होके मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, देयर इज़ नो बैलेंस। तो एक आम आदमी क्या सोचेगा। मेरी इस वीडियो रिलीज़ करने के बाद से आसाराम बापू के जो लोग हैं, उनके एक पैरोकार रामचंद्र भट्ट, वो मेरे पास हाई कोर्ट में आए, डॉक्यूमेंट्स लेकर आए। उन्होंने मुझे कहा डॉक्यूमेंट्स पढ़िए। जब मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़े तब मुझे पता चला ये शॉकिंग केस है, तब मैंने आपको बताया है। अदरवाइज़ 13 साल पहले तो मुझे पता ही नहीं था, मैं इस केस के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वो तो मुझे अभी पता चला है। अदरवाइज नो लिंक विद एनी ऑफ द पर्सन। मैंने जैसा बताया कि कभी मैं आश्रम, देश में इनके बहुत जगह आश्रम में कभी विजिट भी नहीं किया है, घूमते फिरते भी नहीं। मैम, जो हाई कोर्ट में जो अपील की है, अभी जो लेवल है उसमें आपकी मुख्य दलीलें क्या रही है मैम? हाई कोर्ट में अपील मैंने नहीं किया है, जो वकील हैं उन्होंने डाला है। अभी अपील की हियरिंग होगी तब पता चलेगा उन्होंने क्या क्या दलीलें की हैं। लेकिन मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये सारी बातें ये जो है वो रखी जाए हाई कोर्ट के सामने और हाई कोर्ट भी इन सब बातों पे गौर करे। मैम, आपने जो बातें बताई है, मानो कि उस हिसाब से आपने जो अपने किया उसमें ऐसा लगा कि आसाराम जी निर्दोष है, तो ये जो सजा हुई है इसके पीछे आप किससे जिम्मेदार मानते हैं, क्यों ऐसा हुआ? देखिए, किसी एक को जिम्मेदार नहीं कह सकते हैं आप। वैसे देखो, कानों में सुनने के लिए बहुत बातें आती हैं, लेकिन मैं क्योंकि लॉयर हूँ, मैं एविडेंस पे ही बात करती हूँ। हम लॉयर्स कभी भी एविडेंस से हट के नहीं बात करते, लेकिन कानों सुनने में बहुत बातें आती हैं। कुछ लोग बोलते हैं पॉलिटिकल रीज़न है, कुछ बोलते हैं जुडिशरी ऐसी है, सब लोग अपनी अपनी बातें बोलते हैं। कानों की सुनी बात है, एविडेंस नहीं है कोई मेरे पास कि क्या रीज़न है। लेकिन जो है वो ये फैक्ट है कि केस नहीं बनता है, किसी का भी कोई दोष नहीं कह सकते हो आप। लेकिन अगर ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन दे दी है तो उसका उपाय हाई कोर्ट में है, बिकॉज बहुत सारे केसेस में ट्रायल कोर्ट कन्विक्शन कर देती है और हाई कोर्ट से एक्विटल होता है। ये आम बात है, हम लॉयर्स के लिए आम बात है हमारे लिए। तो मैम, ये ट्रायल कोर्ट का डिसीजन जो है वो गलत है, ऐसा आप मान सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही कह रही हूँ, ट्रायल कोर्ट का डिसीजन गलत है। एंड देखो, वी कैन नॉट क्रिटिसाइज द जजेस बट वी कैन क्रिटिसाइज द जजमेंट। वी हैव ऑल द राइट टू क्रिटिसाइज द जजमेंट। ये हमारा राइट टू स्पीच है। अगर किसी जजमेंट में कुछ खामियां हैं तो वो हम बता सकते हैं। जैसे कि कोई भी केस सामने आता है ट्रायल कोर्ट के बाद से तो वो हाई कोर्ट में जाता ही है, ये आम बात है, इसमें कोई बड़ी लेके जाइए कोर्ट में। जब वो निर्दोष छूटेंगे तो मीडिया चला देगी बापू निर्दोष है, उसमें क्या बड़ी बात है? देखिए, उस समय भी तो दोषी करार नहीं हुए थे, तब मीडिया ने क्यों चलाया? यही मेरा क्वेश्चन है कि उस समय भी तो दोषी करार ट्रायल कोर्ट से नहीं हुए थे। आप उस समय कह देते कि ट्रायल कोर्ट जब दोषी करार करेगी तब हम न्यूज़ चलाएंगे, लेकिन क्या मीडिया ने ऐसा कहा? क्या मीडिया रुक गई उस समय? FIR 0 नंबर पे हुई थी, दर्ज भी नहीं हुई थी। उसी दिन से लगातार आप सब यहाँ मौजूद हैं, हर दिन आपने रिपोर्टिंग करी है, तब आपने क्यों नहीं इंतजार किया कन्विक्शन का? 13 साल का वक्त, हाँ जी, ये कोई छोटी हस्ती नहीं है। 13 सालों में अगर सच्चे थे तो अभी तक फैसला क्यों नहीं है? इतना डिले क्यों हुआ? मान लो आम आदमी हो, छोटा आदमी हो, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है ही, और इसीलिए ये बात आपको उठानी चाहिए। न्यायपालिका पर कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट की कभी भी कोई जजमेंट कन्विक्शन की आती है तो वो हाई कोर्ट में जाती ही जाती है, ये आम बात है। ये सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट नहीं है, ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है। और ट्रायल कोर्ट की जजमेंट आने के बाद से आपने देखा होगा बहुत सारे मीडिया चैनल्स पे दूसरे केसेस में भी क्या पैनल नहीं बैठते हैं कि ट्रायल कोर्ट की जजमेंट सही है कि नहीं है। जैसे कि तरुण तेजपाल का केस था, जजमेंट आने के बाद से क्या मीडिया बैठी नहीं थी कि ये सही है कि नहीं है? क्या वहाँ पे सारे लॉयर्स बैठ के डिस्कस नहीं कर रहे थे? तमाम ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें ट्रायल कोर्ट की जजमेंट आने के बाद से डिस्कशन होता है कि वेदर दिस जजमेंट इज राइट और रॉन्ग। एंड अगर हम कोई जजमेंट के बारे में कुछ भी बता रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो दैट डज नॉट मीन कि हम जजेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या जजेस के बारे में कुछ बोल रहे हैं। उनका नज़रिया, उनका एंगल उस समय जो फैक्ट्स पर था उन्होंने अपने तरीके से किया। अब हाई कोर्ट देखिए कि हाई कोर्ट बनी इसलिए है कि ट्रायल कोर्ट जहाँ पर
गलती कर देगी तो हाई कोर्ट सुधारेगी। और सुप्रीम कोर्ट किस लिए बनी है? अगर आप ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को फाइनल मान लेंगे तो देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों है? इसीलिए ही है ना कि अगर ट्रायल कोर्ट की जजमेंट में कहीं गलती हुई है तो हाई कोर्ट सुधारेगी, हाई कोर्ट में कुछ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी। मैडम, अभी उनके स्वास्थ्य काफी खराब है, संत आसाराम जी बापू का, तो उनको जमानत भी नहीं मिल रही है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मेडिकल ग्राउंड्स पर उनको बेल या पैरोल कुछ तो जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर जेल में है, इवन कन्विक्ट भी हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट तक भी उसको भी मेडिकल लेने का अधिकार है। बिकॉज ये राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आपका फंडामेंटल राइट है कि आपको अपनी जिंदगी बचानी है, आपको अपना जीवन बचाना है, राइट टू लाइफ है। और उसके लिए अगर किसी को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो क्यों नहीं उनको पैरोल दी जा रही, क्यों नहीं उनको बेल दी जा रही। और अगर कुछ ऐसा डाउट है, जैसा कि मैंने केस पेपर्स पढ़े हैं कि कोर्ट ने पैरोल और बेल जब रिजेक्ट करते हुए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो सकता है इसलिए हम नहीं दे रहे हैं, तो क्या कभी एक बार भी छोड़ के देखा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अराइज हो रही है, नहीं हो रही? आप पहले ही कंक्लूजन पर आ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अराइज हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अराइज होने का आपको डाउट लगता है तो आप कंडीशंस लगा दीजिए। ऐसे बड़े बड़े नेता भी तो पैरोल पर बाहर आते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं बेल पर बाहर, क्या उनकी पब्लिक नहीं होती? क्या उनके पब्लिक में नाम नहीं होता? उनके लोग नहीं होते जो लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं? तो ऐसे में कंडीशंस क्या लगाई जाती हैं कि आप एक स्पेसिफिक एरिया बता दीजिए कि इसी एरिया में वो रहेंगे, इस एरिया से वो बाहर नहीं जाएंगे, कुछ किलोमीटर का एरिया तय कर दीजिए, तो लॉ एंड ऑर्डर का भी आंसर हो जाएगा। मैडम, लालू यादव को जब मेडिकल ग्राउंड पर बेल मिल सकती है तो आसाराम बापू को क्यों नहीं मिली? ये बहुत बड़ा सवाल है और यही सवाल आपने एज अ मीडिया पर्सन पूछना चाहिए कि क्या लालू प्रसाद यादव एक बड़े हस्ती नहीं है? क्या उनके पीछे पब्लिक नहीं है? क्या उनके बाहर आने से लॉ एंड ऑर्डर नहीं अराइज हो सकता था? उनके फॉलोअर्स नहीं है? उनके भी फॉलोअर्स है, लेकिन मेडिकल राइट की दृष्टि से उनको मेडिकल राइट मिला और आज तक कंटिन्यू हो रहा है। तो आसाराम बापू को भी मिलना चाहिए, ये बात मीडिया ने भी उठानी चाहिए और कोर्ट्स ने भी देखनी चाहिए।